गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का अंतिम भाग पार्ट 4 में हम लोग आज कुछ नई चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पहले दूसरे और तीसरे पार्ट में बहुत सारे बिंदुओं को देखा था। ख़ासतौर पे तीसरे पार्ट में हमने भूमि संसाधनों का वितरण, भूमि उपयोग, भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसे है और भूमि निम्नीकरण की समस्याएं और फिर संरक्षण के उपायों पर विस्तृत रूप में चर्चा की थी। अब हम लोग देखेंगे मृदा संसाधन एवं मृदा का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, मृदा संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह की पतली परत को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसकी जो पतली परत है उसको मृदा या मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे पाए जाने वाले चट्टानों के विघटन से होता है। मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे जो भी चट्टानें हैं उन चट्टानों का जो विघटन या अपक्षय यानी कि चट्टानों का टूटना फूटना और उसका फिर बारीक बारीक बालू और बजरी और बाद में मिट्टी में रूपांतर होने की प्रक्रिया को हम लोग विघटन या अपक्षय कहते हैं। तो उससे ये मृदा या मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा वैसे नवीकरण योग्य संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने के लिए लाखों वर्ष भी लगते हैं। इस प्रकार से ये मृदा संसाधन है। तो मृदा परिच्छेदा की आकृति आपके बाजू में है, देखिए। तो इसमें प्रमुख 4 लेयर दिखाए गए हैं। नंबर 1 जो है सबसे ये जो लेयर है वो अपक्षय रहित जो आधारी चट्टानें, मतलब जो शैल है वो जनक शैल जो मूल शैल है वो है, अभी तक उसका किसी भी प्रकार से अपक्षय यानी कि टूटा फूटा नहीं है। फिर दूसरे लेयर पे हम जब जाएंगे तो दूसरे लेयर पे देखिए अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें, मतलब ये जो मूल जो चट्टान है अपक्षय रहित उसका फिर बड़े बड़े टुकड़ों में रूपांतर होता है। उस क्रिया को वो दूसरी लेयर होती है मृदा की। तीसरी लेयर में और उससे बारीक हो जाती है और फिर उसमें बालू और सिल्ट जैसे पदार्थ उसमें मिल जाते हैं। और चौथा जो एकदम ये तीसरा स्तर है और ये चौथा स्तर जो है सबसे ऊपरी मृदा कहते हैं हम लोग उसको। और इसमें पूरी तरह से बालू बजरी और मृत्तिका यानी कि मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं वो मिली होती है। और उसमें बाद में जीवाश्म भी मिल जाते हैं, जीवों के अवशेष मिल जाते हैं। और एक प्रकार से वो अंतिम जो है मृदा जो हम लोग पृथ्वी के सतह पर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, ये अगर मृदा के छेद अगर हम लोग अगर काटेंगे ऊपर से नीचे तक तो इस प्रकार से ये दिखाई देती है, जो आप लोग 8वीं कक्षा में भी पढ़े हैं। अब हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। प्यारे बच्चों, मृदा का निर्माण कौन से ऐसे कारकों पर निर्भर होता है उसे हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उच्चावच। उच्चावच यानी कि भारत की पृथ्वी की जो सतह है उसकी जो स्थलाकृति है वो पर्वत पठार मैदान, मतलब कहीं पर समतल भूमि है, कहीं पर पठारी भूमि है तो कहीं पर पर्वतीय भूमि है। तो मृदा का निर्माण भी इन तीनों उच्चावच के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग मात्रा में भी होता है और उसका उपजाऊपन भी वैसा होता है। और उसमें जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैदानी प्रदेशों में समतल भूभाग होता है तो इसलिए वहाँ पर बहुत जल्दी मृदा का निर्माण होता है, वही पठारी प्रदेशों में थोड़ा कम और पर्वतीय प्रदेशों में बहुत ही कम मृदा पाई जाती है। दूसरा है जनक शैल अथवा संस्तर शैल। मतलब जनक शैल कैसा है, बहुत ही कठोर जनक शैल है तो उसका जो अपक्षय होने के लिए अधिक समय लगता है। मुलायम शैल है तो उसका अपक्षय जल्दी होता है। उस पर भी ये मृदा निर्माण जो होने का जो एक प्रभाव है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु। जलवायु एक फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है मृदा को निर्माण करने वाला। मुख्यतः जलवायु क्या करता है, तापमान और वर्षा, इसके जो दो प्रमुख कारक है या घटक है जलवायु के। तो तापमान के कारण शैल का क्या होता है, शैल गर्म हो जाते हैं। उसके बाद में
रात में ठंडी हो जाती है तो वो शैल सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया के कारण मतलब शैलों का गर्म होना और उसका प्रसरण मतलब एक दूसरे से दूर जाना और रात में सिकुड़ना, इस प्रकार से क्रिया के कारण फिर पत्थर जो है या शैल है वो टूटते हैं, वो अपक्षय होते हैं। और साथ में वर्षा, जैसे ही पत्थरों को दरारें पड़ती है उसमें वर्षा का पानी जमा होता है, वो रिसता है और फिर वो भी एक प्रमुख कारक बन जाता है मृदा के निर्माण में। इस प्रकार से जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण के लिए। वनस्पति और वन्य जीव, वनस्पति भी मृदा निर्माण, वनस्पति की जो जड़ें होती है वो जड़ें के कारण भी बहुत सारे शैलों को दरारें आती है और जो जीवाश्म होते हैं वो भी उस मृदा में मिल जाते हैं। इस प्रकार के ये भी एक प्रमुख कारक माना जाता है मृदा निर्माण का। समय, समय मुख्यतः मृदा की मोटाई तय करता है। मतलब जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो मृदा की मोटाई जो है, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। तो समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसके अलावा तापमान परिवर्तन, तापमान में जो परिवर्तन होता है, बहता जल, जैसे आप लोग जानते हैं नदी द्वारा जब अवसाद लाए जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो उसके कारण भी बहुत सारी मृदा का संचय वहाँ हो जाता है। हिमनद और अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में भी योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। सामान्यतः मृदा जब निर्माण होती है तो उसमें उसका रंग कैसा है, तो शैल किस प्रकार का रंग का है उसके आधार पर उस मृदा का रंग तय होगा। गहराई उसकी तय होती है मृदा की। गठन कैसे हुआ है, मतलब उसमें किस प्रकार से निर्माण हुआ है उसका। आयु मतलब कितनी पुरानी वो मृदा है उसके आधार पर। और रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म मृदा में मुख्यतः जो होते हैं वो जो होते हैं रासायनिक मतलब आप लोग जानते हैं कि फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सारे जो तत्व मृदा में मिले होते हैं उसको हम लोग रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। और भौतिक गुणधर्म में जो है मुख्यतः उसका आकार, रंग और जनक शैल में कौन कौन से ऐसे पदार्थ है, उन सभी चीज़ों को हम लोग रासायनिक एवं भौतिक गुण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सामान्यतः मृदा का वर्गीकरण। तो रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर मुख्य रूप से मृदा को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। और इस प्रकार से ये भारत के मानचित्र में अलग अलग मृदाएं दिखाई देती है। तो सबसे पहले देखिए जलोढ़ मृदा जो है, मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा जो है आपको ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, उसकी सहायक नदियाँ जो है, ये जो प्रदेश है पूरा, और ये ब्रह्मपुत्रा का और इधर गुजरात और राजस्थान का एक भाग है। तो यहाँ पर भी आपको ये जलोढ़ मृदा दिखाई देती है। और साथ में जो महानदी है, यानी कि जो हमारा पूर्वीय तट है, पूर्वीय तटीय मैदान जिसे हम लोग कहते हैं, कि ये जो पूरा यहाँ से पूरा ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यानी कि महानदी का डेल्टा प्रदेश, गोदावरी का डेल्टा प्रदेश, कृष्णा का डेल्टा प्रदेश और कावेरी का डेल्टा प्रदेश, यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में काली मृदा जो है ये मुख्यतः डेक्कन प्लेटों पर पाई जाती है। ये जो है पूरी आपकी ये जो काली मृदा है। लाल और पीली मृदा जो है मुख्य रूप से अलग अलग जगह पाई जाती है। देखिए यहाँ आपको दिखाई देती है, यहाँ दिखाई देती है और नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देती है। लैटेराइट मृदा जगह जगह पाई जाती है अलग अलग। और जो ये जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई देते हैं ये सब आपकी लैटेराइट मृदा है, जगह जगह बहुत कम मात्रा में है। मरुस्थलीय मृदा देखिए जो खास तौर पे या शुष्क मृदा कहा जाता है, ये आपके राजस्थान के रेगिस्तान में दिखाई देते हैं। और पर्वतीय या वन मृदा जो है, अगर आप लोग थोड़ा देखते हैं तो पूरा ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का इलाका पूरा, और ये इधर ऊपरी इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम, सिक्किम, यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर ये पर्वतीय और वन मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से भारत में ये मृदा का वर्गीकरण
ये मैप वर्क के लिए पूछा जाता है। और ये जो मृदाओं की विशेषता हैं इस पर भी एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे हर एक मृदाओं की विशेषताएं। तो जलोढ़ मृदा एवं उसकी विशेषताएं देखेंगे। देखिए चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से दिखती है जलोढ़ मृदा। भारत में यह मृदा विस्तृत रूप से फैली है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मैंने अभी जो कहा, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, मतलब नदियों को जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आने के बाद में नदी जो अपने साथ अपरदित पदार्थ लाते हैं उसको हम लोग गाद कहते हैं या अवसाद कहते हैं या उसको निक्षेप कहते हैं। तो फिर वो जो अवसाद दोनों किनारों पर पूरी तरह से संचयित होते जाता है, निक्षेपित हो जाता है, इसलिए उसको निक्षेप मैदान भी कहा जाता है। एक सक्रिय गलियरे के द्वारा ये, जैसे मैंने आपको अभी मैप में बताया था, राजस्थान और गुजरात तक फैले हुए हैं। पूर्वीय तटीय मैदान जलोढ़ मृदा से ही बने हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के जो डेल्टा प्रदेश है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वैसे जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में होती है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है और चो और तराई प्रदेश में, तराई प्रदेश मुख्यतः जो हिमालयन का जो तलहटी क्षेत्र यानी कि मुख्य रूप से जिसको हम लोग बेस कहते हैं पर्वत का, वहाँ पर ये उस प्रदेश को हम लोग तराई के नाम से जाना जाता है। तो पर्वतीय तल के पास में इस प्रकार से ये मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। चित्र में देखिए डार्क ग्रीन और एक थोड़ा लाइट जो हरा कलर है उसमें दिखाया गया है। तो नया जलोढ़ जो होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं। ये खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिए। आयु के आधार पर मुख्य रूप से इस जलोढ़ मैदान को खादर और बांगर में बांटा जाता है। अब खादर किसे कहते हैं, देखिए नया जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण, महीन मतलब बहुत ही बारीक मिट्टी होती है, मृदा होती है। और खादर मृदा आपके बांगर की अपेक्षा बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि ये नया जलोढ़ का अर्थ होता है हर वर्ष नदी को जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के कारण नदी के दोनों तट पर जो अवसादों का निक्षेपण हो जाता है उस मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। अगर हम लोग इस चित्र में देखिए तो ये जो पूरा जो 2 नदी है, 2 नदी के ये जो किनारे देखिए, दोआब जिसे हम लोग कहते हैं, नदी के दोनों बाजू का प्रदेश को हम लोग दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों को नई मिट्टी या नई मृदा जो है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो जो बाकी का हिस्सा है उसको, जैसे ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये दूर है, नदी के किनारों से बहुत दूर है, तो ये इसको हम लोग पुरानी मृदा कहते हैं, जिसे हम लोग बांगर कहते हैं। तो पुराना जलोढ़ बांगर, देखिए बांगर यानी भंगार, भंगार मतलब पुराना। एक चीज़ अगर आप लोग याद रखते हो तो इस प्रकार से ये इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होता है। कभी कभी होता है कि खादर नया है कि बांगर नया है, तो इसलिए बांगर इज इक्वल टू भंगार, एक थोड़ा ध्यान में रखिए, भंगार पुराना और ऑटोमेटिकली खादर ये नई मृदा होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ज़्यादा होते, वहाँ पर आप लोगों ने देखा, वहाँ पर मुख्य रूप से क्या होती है, ज़्यादा मृत्तिका होती है, रेत होती है और बालू होती है और बहुत ही महीन मृदा होती है। महीन मतलब बारीक एकदम। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथि मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिसको लोग बजरी वगैरह हम लोग कहते हैं, थोड़े से बालू से जो बड़े होते हैं उसको हम लोग बजरी कहते हैं। बांगर मृदा खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर बार प्रश्न पूछा जाता है, एटलीस्ट 3 मार्क के लिए। जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में पोटैश, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है। ये प्रमुख जो है जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक गुणधर्म, पोटैश होता है, फास्फोरस होता है और चूना भी उसमें होता है। यह मृदा चावल, गेहूं, चना, अन्य अनाजों और दलहन फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। गहन मतलब विस्तृत कृषि, गहन कृषि मतलब बहुत ही परिश्रम के, मतलब कम से कम भूभागों से अधिक परिश्रम करके साधारण औजारों और कुछ आधुनिक औजारों का प्रयोग करके अधिक से अधिक जब उत्पादन लिया जाता है तो उसको हम लोग गहन कृषि कहते हैं। तो ये गहन कृषि भारी मात्रा में होती है और इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो उपजाऊ भूमि होती है, सिंचाई की सुविधाएं होती है और बहुत ही प्राचीन काल से इस भूमि पर
ऐसे प्रदेशों में कृषि का विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गहन कृषि होती है। और इसीलिए प्राचीन संस्कृतियों का विकास भी इन्हीं प्रदेशों में हुआ है, इसलिए वहाँ जनसंख्या भी अधिक होता है। और ये प्रदेश समतल होने के कारण भी यहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है, या यह प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को कि जो हमारी मृदा है, जलोढ़ मृदा, वहाँ पर अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है या गहन कृषि क्यों की जाती है। अब हम देखेंगे मृदा का दूसरा प्रकार काली मृदा एवं उसकी विशेषता है। देखिए काली मृदा में कैसी दरारें पड़ी हुई है। इस मृदा का रंग काला होता है, इसलिए इसको काली मृदा कहा जाता है, या इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा लावाजनक शैल से बनी हुई, मतलब लावा का जो शैल है, मतलब जो मैग्मा से बना हुआ, जो जब पृथ्वी के ऊपर आता है मैग्मा तब लावा बन जाता है। जैसे भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण भी लावा से हुआ है, लावा के विस्फोट से हुआ है, और इसीलिए लावा से बने इस जनक शैल से इस काली मृदा का निर्माण होता है, इसलिए बहुत ही उपजाऊ होती है। यह मृदा कपास के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारा पश्चिम विदर्भ है, अकोला है, यवतमाल है, अमरावती है, बुल्ढाना है, इन वाशिम है, यहाँ पर भारी मात्रा में ये कपास का उत्पादन होता है। वाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से इन्हें जाना जाते हैं। तो यह मृदा कपास के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी, मृत्तिका मतलब मिट्टी ओरिजिनल, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बहुत ही नमी धारण मतलब पानी पकड़ के रखना, थोड़ा मिट्टी जल्दी सूखना नहीं, उसे कहते हैं नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा जो है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये सारे रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में दरारें पड़ती है, जब गर्मी पड़ जाती है, और शुष्क मतलब जब बारिश नहीं होती है तो दरारें पड़ती है, जिससे वायु मिश्रण होता है। गीली होने पर यह मृदाएं चिपचिपी होती है और ऐसे समय में इसको जोतना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हल को या औजारों को मृदा जो होती है मिट्टी पूरी चिपक जाती है। इसलिए इसकी जुताई मानसून के प्रारंभ से पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, ताकि ज़्यादा चिपचिपाहट न हो। यह मृदा दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काली मृदा है और उसकी विशेषता है। अब हम देखेंगे लाल और पीली मृदा और उसकी विशेषता है। प्यारे बच्चों, यह मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण, मतलब लोहे की मात्रा वहाँ अधिक होती है और इसलिए उसको रंग काला हो जाता है। और जब वहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो फिर वही उसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसको लाल और पीली कहा जाता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण, मतलब जब जल जमा हो जाता है तब उसका रंग पीला हो जाता है। यह मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पर यह पाई जाती है। इस प्रकार से इसका वितरण है भारत में। अब हम देखेंगे लेटेराइट मृदा और उसकी विशेषताएं। लेटेराइट यह शब्द ग्रीक शब्द लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट। यह मृदा उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन का अर्थ होता है रिसाव होना, जमीन के अंदर जो पानी रिसता है उसको रिसाव। तो इस मिट्टी में मुख्य रूप से पानी रिसने के कारण इसका निक्षालन हो जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। ह्यूमस मतलब जो जैव पदार्थों के जो अवशेष होते हैं जो सड़ जाते हैं और मृदा में मिट जाते हैं, जो मृदा को उपजाऊपन को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले बैक्टीरिया यहाँ नष्ट हो जाते हैं। अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें खेती की जा सकती है। ये मृदाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मृदा संरक्षण की तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी के बागान या चाय और कॉफी की फसल उत्पादन लिए जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लैटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी उपयुक्त है। अभी हम लोग देखेंगे अंतिम हमारी जो मृदा है, सेकंड लास्ट, मरुस्थली मृदा एवं शुष्क, या उसको ही कहते हैं शुष्क मृदा। मरुस्थली मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। आमतौर पर यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है, मतलब इसमें
रेत ज़्यादा होते हैं। लवणीय मतलब नमकीन, मतलब खारेपना ज़्यादा होता है, उसमें नमक होता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों में वहाँ पर जल बाष्पीकृत करके खाने वाला नमक भी बनाया जाता है, जैसे सांबर झील राजस्थान में। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, क्योंकि रेत पानी पकड़ के नहीं रहता है, इसलिए ह्यूमस भी कम होता है, क्योंकि वहाँ वनस्पति के जो बहुत कम पाई जाती है, और बालू पानी पकड़ के नहीं रखती है, इसलिए नमी की मात्रा भी कम होती है। इस मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से नीचे के परतों में चूने के कंकर बन जाते हैं, और इसके कारण मृदा में जल संदन होता है, यानी कि रिसाव अवरुद्ध हो जाता है। इसे सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में लोग कर रहे हैं। और लास्ट अभी देखिए पर्वतीय और वन मृदा, इसकी विशेषताएं देखिए। तो यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी या पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध है, इसलिए इसको वन मृदा भी कहा जाता है। मृदा के गठन के पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव आता है, जैसे नदी घाटी के दोमट और सिलदार होती है, नदी के जो दोनों किनारे है वहाँ पर दोमट मृदा यानी कि जो जलोढ़ मृदा हम कहते हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों पर होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही अपर्दन होता है और ह्यूमस रहित होती है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में जब वर्षा होती है तो फिर वर्षा के साथ में, उसके जल के साथ में, धारा के साथ में ऊपर की मिट्टी वो अपने साथ काटते और छाट कर ले जाती है। इसको अपर्दन कहा जाता है। मृदा को काटना और छाटने की क्रिया को हम लोग अपर्दन कहते हैं, और फिर उसे बहा के ले जाकर उसको निक्षेपित करना या उसका संचयन करना। नदी घाटियों में यह मृदा काफ़ी उपजाऊ पाई जाती है। अभी हम लोग देखेंगे जो महत्व अभी तक देखा हम लोगों ने कि मृदा कैसे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा बनने और अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती है और दोनों में ही संतुलन होना आवश्यक है। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, अति पशु चराई करना, निर्माण कार्य और खनन से ये संतुलन भंग हो रहा है। एक तरफ मृदा बनना और अपर्दन दोनों क्रियाएं चलती रहती है, लेकिन मानव के अत्याधिक क्रियाकलापों के कारण, जैसे वनों को काटना, अति पशु चराई करना, निर्माण कार्य और खनन के कारण ऊपर की सतह पर स्थित जो मृदा है उसका अपर्दन हो रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, पर्यावरण के लिए, मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है। प्राकृतिक कारक जिसमें पवन, हिमनद और जल मृदा ये भी अपर्दन करते हैं। पवन जो है अपने साथ जो मरुस्थलीय प्रदेशों में भारी मात्रा में बालू लेके जाती है। हिमनद और जल मृदा अपर्दन करते हैं। हिमनद भी, हिमानी जो होती है, बर्फ की नदी को हम लोग हिमनद कहते हैं, तो वो भी भारी मात्रा में जब बहती है तब अपर्दन करती है। और जल जो है ये भी मृदा को, जैसे प्रवाहित जल हो या नदी द्वारा जल हो, ये सब पूरी तरह से मृदा को अपर्दित करने का काम करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। जैसे नालियाँ छिद्र में देखिए अवनलिकाएं, क्योंकि ये बहता जल वहाँ पर चूना वगैरह होता है, तो वो चूना पूरी तरह से पिघल जाता है और वहाँ पर दरारें पड़ जाती है, उसे अवनलिका, मतलब एक प्रकार से वहाँ नाली तैयार होती है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्काद भूमि भी कहा जाता है। चंबल बेसिन में इसे खड के नाम से भी कहा जाता है। जब भूल जल विस्तृत की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसे चादर अपर्दन भी कहते हैं, मतलब बड़ी मात्रा में ऊपर की मृदा बहा कर ले जाती है तो उसको चादर अपर्दन कहते हैं। ये अपर्दन के अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रदेशों में जानने वाले, और अलग अलग तरीके। पवन अपर्दन और गलत कृषि तरीकों से भी अपर्दन होता है, तो पवन भी अपर्दन करता है और गलत कृषि तरीके से भी अपर्दन होता है। अब हम लोग देखेंगे इस मृदा संरक्षण के तरीके। समोच्च जुताई, मतलब समान रेखाओं पर जुताई। जो हल चलाना है हमको समांतर दिशाओं में चलाना चाहिए, ताकि जल के प्रवाहों को वो मिट्टी जो होती है रोक सके, और वह अपर्दन पूरी तरह से कम हो जाएगा, या बहुत ही मतलब हम लोग उसको बहुत अधिक मात्रा में अपर्दन कम कर सकते हैं। दूसरा सोपान कृषि, जिसको स्टेपिंग कृषि या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, ये मुख्यतः पर्वतीय प्रदेशों में, खासतौर पे हिमालयी क्षेत्र और खासतौर पे हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में ये सोपान कृषि जो है ये एक अपर्दन को रोकने का एक उपाय है, क्योंकि
पर्वतों पर जब खेती की जाती है तो सीधे ढलानों पर अगर खेती करते हैं तो भारी मात्रा में अपर्दन होते हैं, लेकिन स्टेप स्टेप करके अगर हम लोग कृषि करते हैं तो ऊपर से आने वाले जल के जो है धारा के जो गति है उस गति को कम किया जा सकता है और अपर्दन को कम कर सकते हैं। फसलों के बीच घास की पट्टी, दो फसलों के बीच में घास उगाना चाहिए ताकि वहाँ पर पूरी तरह से मृदा अपर्दन नहीं होगा, क्योंकि जो जल प्रवाहित होगा उस जल के गति को कम किया जा सकता है और इस प्रकार से हम लोग मृदा अपर्दन और जीवाश्म भी वहाँ पर बढ़ेगा और उपजाऊपन भी बढ़ेगा। रक्षक मेखला, इसके पहले भी मैंने जिक्र किया है। रक्षक मेखला ये कतारों में एक साथ कई सारे पेड़ लगाने की क्रिया को हम लोग रक्षक मेखला कहते हैं। ये मुख्यतः हमारे जो तटीय इलाके एवं मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये कतारों में एक साथ पेड़ लगाए जाते हैं और इस प्रकार से हम लोग अपर्दन को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पर आधारित दो प्रमुख प्रश्न है। मृदा के प्रकारों का वर्गीकरण करके उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें एक ना एक प्रश्न आपको 100% पूछा ही जाता है। मृदा अपर्दन से आप क्या समझते हो, मृदा संरक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो अभी जो हमने जिक्र किया है कई सारे, इसके अलावा भी कई सारे मृदा संरक्षण है। जैसे मैंने कहा वनों के कटाई पर रोक लगाना है, अति पशु चराई को कम करना है, खनन जो खुला खनन है उसको हम लोग प्रतिबंधित करना है, ठीक है, निर्माण कार्यों में भी हमने उचित प्रबंधन करना है। ऐसे कई सारे जो है मृदा संरक्षण के तरीके हैं। इवन दो रासायनिक उर्वरक और जो हमारे कीटनाशक दवाई हैं उसके प्रयोग को भी हमको कम करना है। पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव को हमें कम करना है ताकि मृदा का उपजाऊपन कम न हो, अपर्दन न हो। इस प्रकार से कई सारे उपाय भी आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम लोग एक नए विषय के साथ और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।